हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे एक यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, डेली की तरह इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्लास है, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इस क्लास को आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ज़िंदगी में तपिश कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी ही तेज क्यों ना हो, समंदर कभी सूखा नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, इसी मोटिवेशनल शब्द से अपने वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, चर्चित नारगोनी काराबाग विवाद किन दो देशों के मध्य है? ऑप्शन ए है अफगानिस्तान पाकिस्तान, ऑप्शन बी है इराक और ईरान, ऑप्शन सी है सूडान और इथोपिया, ऑप्शन डी है आर्मेनिया और अजरबैजान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, आर्मेनिया और अजरबैजान। आगे देखते हैं, अजरबैजान जो है वो अजरबैजान के इस ऑपरेशन का उद्देश्य नारगोनो काराबाग को आर्मेनिया के कब्जे से मुक्त कराना है। दोनों देश अगस्त 2020 में 3 महीने का भीषण युद्ध लड़ चुके हैं। इस युद्ध में लगभग 7,000 लोगों की मौत हुई। कितने लोगों की? तो 7,000 लोगों की मौत हुई है इस युद्ध में। नेक्स्ट देखते हैं कि नारगोनो काराबाग क्षेत्र, ये नारगोनो काराबाग जो क्षेत्र है इसके बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। नारगोनो काराबाग क्षेत्र काकेकस पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी भाग और आर्मेनियाई पर्वत श्रृंखला के पूर्वी भाग के बीच में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या है नारगोनी काराबाग विवाद? अब बात करते हैं। देखिए, अब जैसे आपने क्वेश्चन सुना तो क्वेश्चन को देखने के बाद आपके मन में ऐसा विचार आया कि क्या है नारगोनी काराबाग विवाद, ये आखिर विवाद ऐसा क्या है, इसके बारे में सबको इंटरेस्ट है जानने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम बहुत ही कम समय में इसको जानते हैं कि ये विवाद है क्या। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 4400 वर्ग किलोमीटर में फैले 4400 वर्ग किलोमीटर में फैले नारगोनो काराबाग नाम के हिस्से के लेकर विवाद है। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 4400। कितना? 4400 वर्ग किलोमीटर में फैले नारगोनो काराबाग नाम के हिस्से को लेकर विवाद है। आगे देखते हैं कि नारगोनो काराबाग अंतर्राष्ट्रीय रूप से अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन उस पर आर्मेनिया के जातीय गुटों का कब्जा है। नारगोनो काराबाग अंतर्राष्ट्रीय रूप से अजरबैजान का तो हिस्सा ही है और उस पर आर्मेनिया के जातीय गुटों का कब्जा है। चलिए आगे देखते हैं। अब आर्मेनिया के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। आर्मेनिया कहाँ है? तो आर्मेनिया जो है वो पश्चिम एशिया और यूरोप के काकेशस क्षेत्र में स्थित एक पहाड़ी देश है। आर्मेनिया कैसा देश है? तो आर्मेनिया एक पहाड़ी देश है। कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम एशिया एवं यूरोप के काकेशस क्षेत्र में स्थित एक पहाड़ी देश है। आर्मेनिया की जो कैपिटल है वो है एरेवान। क्या है? एरेवान है आर्मेनिया की कैपिटल, एरेवान है। नेक्स्ट देखते हैं अजरबैजान के बारे में। काकेकस के पूर्वी भाग में एक गणराज्य है। यह पूर्वी यूरोप और एशिया के मध्य में बसा हुआ देश है। अजरबैजान की कैपिटल के बारे में बात करते हैं तो अजरबैजान की कैपिटल है बाकू। क्या है? कैपिटल बाकू है। अजरबैजान की बाकू है, आर्मेनिया की एरेवान है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए है ब्रॉन्ज, ऑप्शन बी है सिल्वर, ऑप्शन सी है गोल्ड, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रॉन्ज मेडल। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट देखते हैं। सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल ने महिलाओं के 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्वीडन की एम्मा मालमग्रेन को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस जीत के साथ ही अंतिम पंघाल ने पेरिस 2024 ओलंपिक का कोटा भी हासिल कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं। अगस्त 2023 में जॉर्डन की राजधानी अम्मान में आयोजित अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भी अंतिम पंघाल ने स्वर्ण पदक जीता था। कौन सा पदक? तो स्वर्ण पदक जीता था। महिलाओं के 53 किलोग्राम भार वर्ग में जापान की अकारी फुजिनामी ने स्वर्ण पदक जीता और बेलारूस की वेनेसा कलांदजिस्काया ने रजत पदक जीता था। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023, इसका आयोजन कब हुआ था? तो इसका जो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, इसका जो आयोजन है 16 से 24 सितंबर 2023 तक सर्बिया के बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बेलग्रेड में, सर्बिया के बेलग्रेड में हुआ था वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। ये अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता है। कैसी प्रतियोगिता है? तो अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता है। इसका प्रारंभ जो है 1904 से हुआ है। आयोजनकर्ता कौन है? विश्व चैंपियनशिप यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW
UWW का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड वर्ल्ड रेस्टलिंग। चलिए आगे देखते हैं, चौथे नदी उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। चौथे नदी उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ऑप्शन ए है प्रयागराज, ऑप्शन बी है अमरकटक, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। चौथे नदी उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, नई दिल्ली में। आगे देखते हैं, चौथे नदी उत्सव का विषय यमुना नदी पर केंद्रित है। किस पर, यमुना नदी पर केंद्रित है। 3 दिवसीय इस उत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम, पुस्तक मेला, वृत्त चित्र फिल्म महोत्सव और कठपुतली शो सहित कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नदी उत्सव का मानने का उद्देश्य है कि नदियों और नदियों के तट पर स्थित नदी संस्कृतियों का संरक्षण करना है। जैसे देखते हैं, नदी उत्सव 2018 में शुरू हुआ था। नदी उत्सव कभी स्टार्ट हुआ था, तो जो नदी उत्सव है वो 2018 में स्टार्ट हुआ था, जिसका उद्घाटन कार्यक्रम गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाराष्ट्र के नासिक शहर में किया गया था। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के नासिक शहर में किया गया था इसका आयोजन। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में नृत्यांगना डॉक्टर सरोजा वैद्यनाथन का निधन हो गया है। इनका संबंध किस नृत्य से था। हाल ही में नृत्यांगना डॉक्टर सरोजा वैद्यनाथन का निधन हो गया था। इनका संबंध किस नृत्य से था। ऑप्शन ए है भरतनाट्यम, ऑप्शन बी है कथक, ऑप्शन सी है कथकली, ऑप्शन डी है कुचिपुड़ी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भरतनाट्यम। डॉक्टर सरोजा वैद्यनाथ का निधन हो गया। इनका संबंध किससे था, भरतनाट्यम से था। आगे देखते हैं, डॉक्टर सरोजा को जो जन्म था, डॉक्टर सरोजा का जन्म 1937 में कर्नाटक के बेल्लारी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो कर्नाटक के बेल्लारी में हुआ था। डॉक्टर सरोजा वैद्यनाथ को भारत सरकार ने कला और नृत्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु वर्ष 2002 में पद्मश्री और 2012 में पद्म भूषण देखिए 2012 में पद्म भूषण और 2002 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर सरोजा वैद्यनाथन ने 1974 में दिल्ली में गणेश नाट्यालय खेला था। क्या खोला था, तो गणेश नाट्यालय खोला था। डॉक्टर सरोज वैद्यनाथन ने 1974 में दिल्ली में गणेश नाट्यालय खोला था। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिष्ठित नॉर्मन ई बोरलाग पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा। प्रतिष्ठित नॉर्मन ई बोरलाग पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन ए है डॉक्टर कैलाश सिंह, ऑप्शन बी है डॉक्टर रामा राव, ऑप्शन सी है डॉक्टर विजया शुक्ला, ऑप्शन डी है डॉक्टर स्वाति नायक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर स्वाति नायक। प्रतिष्ठित नॉर्मन ई बोरलाग पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा, डॉक्टर स्वाति नायक को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। चलिए आगे देखते हैं, देखिए दोस्तों, नायक नई दिल्ली स्थित IRRI ने सीड सिस्टम एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए दक्षिण एशिया प्रमुख है। ओडिशा की वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति नायर को यह पुरस्कार अगले महीने अवोवा संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रदान किया जाएगा। कहाँ पर, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर महालिंगम गोविंदराज को फील्ड रिसर्च और एप्लीकेशन के लिए प्रतिष्ठित नॉर्मन ई बोरलाग पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, नॉर्मन बोरलाग पुरस्कार, ये नॉर्मन बोरलाग पुरस्कार क्या नॉर्मन बोरलाग पुरस्कार है क्या, इसके प्रदानकर्ता कौन है, प्रोवाइडर कौन है। तो देखिए दोस्तों, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन, इसका जो प्रोवाइडर है कौन है, नॉर्मन बोरलाग पुरस्कार के प्रोवाइडर कौन है, तो नॉर्मन बोरलाग पुरस्कार के प्रोवाइडर हैं विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन। नॉर्मन बोरलाग पुरस्कार नोबेल पुरस्कार विजेता और हरित क्रांति के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग की स्मृति में 40 वर्ष से कम आयु के असाधारण वैज्ञानिकों और खाद्य में पोषण सुरक्षा, भूख उन्मूलन के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रमिला मलिक किस राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनाई गई हैं। प्रमिला मलिक किस राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनाई गई हैं। ऑप्शन ए है तेलंगाना विधानसभा, ऑप्शन बी है ओडिशा विधानसभा, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ विधानसभा, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश विधानसभा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा विधानसभा। ओडिशा विधानसभा की अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष, ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, प्रमिला मलिक हैं। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अध्यक्ष बनने से पूर्व प्रमिला मलिक ओडिशा की राजस्व मंत्री थी। ओडिशा की राजस्व मंत्री कौन थी, तो प्रमिला मलिक के अध्यक्ष बनने से पहले प्रमिला मलिक जो थी वो ओडिशा की राजस्व मंत्री थी। कौन थी, राजस्व मंत्री थी। ओडिशा की बात करते हैं तो ओडिशा जो है वो भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है। ओडिशा भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है। इसकी जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक। और ओडिशा में जो असेंबली सीट टोटल कितनी है, तो 147। और अगर लोकसभा सीट की बात करें तो 21 सीटें हैं और राज्यसभा की सीटें हैं 10 सीटें हैं।
चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 128वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 किससे संबंधित है। 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है महिला आरक्षण बिल, ऑप्शन बी है दिल्ली सेवा विधेयक, ऑप्शन सी है अधिवक्ता संशोधन विधेयक, ऑप्शन डी है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक। तो दोस्तों 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महिला आरक्षण बिल से। किससे संबंधित है, तो महिला आरक्षण बिल से 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। संसद ने लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने के लिए 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 को पारित कर दिया है। 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 को नारी शक्ति बंधन अधिनियम कहा गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम कहा गया है किसे, 128वें संविधान संशोधन विधेयक 2023 को नारी शक्ति बंधन अधिनियम कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 20 सितंबर को यह बिल लोकसभा से पारित किया गया था, जिसके बाद 21 सितंबर को राज्यसभा में पारित किया गया। पहले तो लोकसभा में 20 को लोकसभा में हो गया था पारित और 21 को राज्यसभा में पारित हो गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2023 में भारत की कौन सी रैंक है। हाल ही में कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक कौन सी है। ऑप्शन ए है 65वां, ऑप्शन बी है 77वां, ऑप्शन सी है 87वां, ऑप्शन डी है 97वां। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 87वां। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कुल 165 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत 87वें स्थान पर रहा है। भारत पिछले साल इसी सूची में 86वें स्थान पर था। रिपोर्ट के अनुसार सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष पर है, इसके बाद हांगकांग दूसरे पर है और स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पर कौन है, तो फर्स्ट पर है सिंगापुर, फर्स्ट पर सिंगापुर है। सेकंड पे कौन है, सेकंड पे कौन है हांगकांग, सेकंड पर हांगकांग है। थर्ड पर कौन है, स्विट्जरलैंड है। थर्ड पर कौन है, स्विट्जरलैंड है। भारत कौन है, 87वें नंबर पर भारत की रैंक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर इस सूची में वेनेजुला जो है वो लास्ट प्लेस पर है। आखिरी स्थान पर कौन है, वेनेजुला है। बात करते हैं वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इसको जारी करता कौन करता है, इसको जारी कौन करता है, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को जारी कौन करता है, तो कनेडियाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट। कौन जारी करता है, कनेडियाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता की माप देशों में सरकार के आकार, विधि प्रणाली और संपत्ति के अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता, ऋण, भ्रम और व्यवसाय के नियमन आदि के आधार पर तैयार की जाती है। तो जो वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है ये किस आधार पर तैयार की जाती है, तो वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता की माप देशों में सरकार के आकार, विधि प्रणाली और संपत्ति के अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता, ऋण, श्रम और व्यवसाय के नियमन आदि के आधार पर इसको तैयार किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चर्चित उपन्यास वेस्टर्न लैंड की लेखिका कौन है। चर्चित उपन्यास वेस्टर्न लैंड की लेखिका कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ऑप्शन ए है चेतना मारू, ऑप्शन बी है वैशाली शर्मा, ऑप्शन सी है ज्योति इलाहाबादी, ऑप्शन डी है अपूर्वा सिंह। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चेतना मारू। चलिए आगे देखते हैं। चेतना मारू की वेस्टर्न लैंड गोपी नाम की 11 वर्षीय ब्रिटिश गुजराती लड़की और उसके परिवार के साथ उनके संबंधों की कहानी के इर्द गिर्द घूमती है। यह किताब अप्रवासी पिता के द्वारा एकल माता पिता के रूप में अपने परिवार का पालन पोषण करने के प्रयासों की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 21 सितंबर, ऑप्शन बी है 22 सितंबर, ऑप्शन सी है 23 सितंबर, ऑप्शन डी है 24 सितंबर। वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। वर्ल्ड राइनो डे की जो घोषणा है 2010 में, कब, 2010 में पहली बार प्रकृति के संरक्षण हेतु विश्वव्यापी कोष WWF दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की गई थी। इस दिन का उद्देश्य है कि गैंडों की सभी 5 मौजूदा प्रजातियों ब्लैक राइनो, व्हाइट राइनो, ग्रेटर एक सींग वाले राइनो, सुमात्रा राइनो और जामन राइनो की रक्षा करने की ज़रूरत के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं कि भारत 3000 एक सींग वाले गेंडे के साथ भारत जो है पूरी दुनिया में फर्स्ट नंबर पर है। भारत पूरी दुनिया में फर्स्ट नंबर पर है। असम में काजीरंगा सबसे अधिक संख्या में एक सींग वाले गेंडे का निवास स्थान है।
तो एक सींग वाले गेंडे का निवास स्थान कहाँ पर है? असम में है। असम में जो है काजीरंगा एक राष्ट्रीय उद्यान है, वहीं पर एक सींग वाले गेंडे का निवास स्थान है। बात करते हैं भारत 3000 एक सींग वाले गेंडे के साथ भारत जो है पूरी दुनिया में पहले स्थान पर है। पूरी दुनिया में भारत जो है फर्स्ट नंबर पर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी डिटेल क्लास समाप्त होती है। हमने आज की जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे करंट अफेयर के उसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, तो वो क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं। अब हम कल के क्वेश्चन का फटाफट डिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। चलिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ वननेस किस राज्य में बनाया जाएगा? ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। एशियन गेम्स 2023 में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहन। नेक्स्ट है हमारा, सिम्बैक्स 23 युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और सिंगापुर के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं कि ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हाथी महोत्सव शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में नए राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की गई है। इस पुरस्कारों को किस नाम से जाना जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का संबंध किस राज्य से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश से है। किस राज्य से है? मध्य प्रदेश से है। दिल जश्न बोले किस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का एंथम सॉन्ग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, ICC मेंस वर्ल्ड कप। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिल से बने रहने के लिए दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दिल से लाइक कर दीजिएगा, दिल से कमेंट कर दीजिएगा और दिल से शेयर कीजिएगा, दिल लगाकर शेयर कीजिएगा। आप जो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमें सुन रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।